जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो पैरेलल में कौन कौन सी सीरीज चल रही है, नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही है और ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की सीरीज चल रखी है। अब और आज हम जो नई सीरीज स्टार्ट करने वाले कौन सी है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी हाँ, बड़ी डिमांड थी इसकी, तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे? ओनली इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वीडियो में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की नीड क्यों हुई, उसकी वजह देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि और भी कई सारी चीज़ें होने वाली वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो पार्ट है हमारा, उसका जो स्टार्टिंग है वो हम करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमारे सामने है। डेफिनेशन में क्या है? इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक थ्रू विच elucidate the organic and inorganic compound by using electromagnetic radiation। यानी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे? इल्यूसिडेशन करेंगे, ठीक है। उनको पता कराएंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेंगे, कोई कंपाउंड होगा उसके ऊपर हम डालेंगे और इसकी स्टडी से हम इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करेंगे किसी एक इंस्ट्रूमेंट में। तो ये जो टेक्निक हो गई वो क्या हो गई? हमारी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। देखिए, डेफिनेशन लर्न करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अभी बात आती है, क्वेश्चन ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की नीड क्यों हुई? क्या इससे पहले कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं थी जिससे किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पता ना चलता हो, है ना? तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या है, सब पहले जो था, हम कंपाउंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेते थे तो क्या थी? सरफेस टेंशन। क्या फिजिकल और केमिकल कुछ ऐसी टेक्निक थी? सरफेस टेंशन। ये सर पे टेंशन नहीं है, इट इज ए सरफेस टेंशन, ठीक है। और विस्कोसिटी और आपके डाइपोल मोमेंट, ओके। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे हम, टेक्निक थी जिनसे हम क्या करते थे? स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करते थे। क्या करते थे? इनसे हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करते थे, इल्यूसिडेट करते थे। अब इसकी बात में अब सुनिए कि हम क्या करते थे पहले, क्या टेक्निक यूज में करते थे स्ट्रक्चर पता करने के लिए, या किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड है ये, इसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम ऐसी कुछ टेक्निक जो थी वो यूज़ में लेते थे। विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया कि भाई इसका सरफेस टेंशन होगा, अगर इसके आसपास होगा तो ये हो सकता है, या विस्कोसिटी की वैल्यू इतनी होगी तो ये कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इतना हुआ तो ये कंपाउंड हो सकता है। लेकिन इन टेक्निक से, ये हमारे पास में जो मेथड थे, इनसे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, ठीक है। अब आज के टाइम में स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक ऐसा मेथड है आज के टाइम में जिससे हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। तो अब बात करते हैं कि भैया स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है, कि है क्या, वो हमने देख लिया। फिर क्यों इसकी नीड पड़ी, क्यों, आखिर क्यों, वो हमने देखा। अब बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो फंक्शन कैसे करता है, कि भाई यार किसी भी कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, ऐसा क्या होता है? तो सुनिए, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो फंक्शन करता है वो क्या करता है? जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम किसी कंपाउंड पे डालते हैं, भाई ऑब्वियसली बात है, सारी चीज़ें क्या होगी? इस इंस्ट्रूमेंट में होगी। तो क्या करेंगे हम? जैसे कंपाउंड पे लाइट डालेंगे तो क्या चीज़ होगी? पहली चीज़ एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और इमिशन। ये दो चीजें हमारे कंपाउंड में होगी और इन्हीं से हम पता करेंगे कि कंपाउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, इसको समझने के लिए हम साइड में आते हैं, कोने में कोने में ये कोई कंपाउंड है।
हमको इसके बारे में क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। हमें पता ही नहीं है कि भैया ये क्या है, ठीक है, हमें वैसे भी नहीं पता होता है, हमें पढ़ने के बाद भी नहीं पता होता है क्या पढ़ लिया, चलो ठीक है, मजाक की बात है कि कंपाउंड क्या है इसके बारे में पता करना है। तो हम कहाँ चले गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास। हमने बोला स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बताओ कि ये कंपाउंड जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, हमें पता नहीं है, आप बताइए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलती है कि भैया मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्या है ये, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, आप इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो डाल दीजिए। अब ये मशीन करती क्या है अपने अंदर, उसके बारे में सुनिए। इसके ऊपर जैसे ही लाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, दो चीज़ें होंगी, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। ये कुछ अमाउंट में तो ये कंपाउंड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ अमाउंट में इसको क्या निकाल देगा, इमिट कर देगा, बाहर निकाल देगा लाइट को। तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है और कितनी को बाहर निकाला है, इसके बेस पे वो स्टडी करके हमें बताता है, इस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि दिस इज द कंपाउंड। अब जो वर्ड है ये एब्जॉर्प्शन है, इट इज ए एब्जॉर्प्शन। एक वर्ड होता है इसके पैरेलल, एडजॉर्प्शन, इट इज एब्जॉर्प्शन। और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कौन सा है, एडजॉर्प्शन। अब सुनिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सुनिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक टीचर हमें क्लास में पढ़ाता है या मैं बता रहा हूँ जैसे कि, तो जो नॉलेज होता है वो यहाँ पे आके लग जाता है ऐसे सर के ऊपर, ऐसे ऐसे थोड़ी देर के अंदर ही, तो वो लगता है हाँ बहुत अच्छा समझ आ रहा है। जैसे ही हम क्लास होती है ऐसे ऐसे जाते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं, जो नॉलेज होता है ना वो उतरता जाता है। तो सरफेस फिनोमिना जो होता है वो एड्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो बल्क में होता है, जो दोस्त की बातें हमारी खोपड़ी में घुस जाती है ऐसे। अब क्या करेगा, पढ़ के मूवी देखते हैं, सीरीज़ देखेंगे आज, समझ रहे हो, ये मैं तेरे को लिंक सेंड कर रहा हूँ, सीरीज़ देख लो बहुत अच्छी है, हम फटाक से वो देखेंगे सारे काम छोड़ के, जो नॉलेज उसने जो बोली वो घुस गई अंदर बल्क में। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पूरे कंपाउंड के अंदर तक होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे होता है। तो मैं आपको एडजॉर्प्शन नहीं बता रहा, मैंने यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया क्या है। तो कोई भी रेडिएशन हम जब किसी कंपाउंड पे डालते हैं तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और इमिशन होगा। इससे ये जो रेडिएशन हुई है, एब्जॉर्प्शन इमिशन, इसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होगा, स्टडी करेंगे और इस कंपाउंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जानी है। तो ये तो बात क्या हो गई कि भाई कैसे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। अब एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। क्या, स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में सुनिए। इसके लिए हम इस कोने में आ जाते हैं हाँ कोने में, बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, हमने क्या करा, एक प्रिज्म बनाया। क्या बनाया, इट इज़ ए प्रिज्म। प्रिज्म काय का बना होता है, लोहे का, आयरन का, फिर गोल्ड का, काय का बना होता है। ये किसी मेटल का बना नहीं होता है, ये ग्लास वेयर होता है, ग्लास का बना होता है। आपने बचपन में प्रिज्म लेके उस पर जब सनलाइट डाली होगी तो 7 कलर में डिवाइड कर दिया होगा इस प्रिज्म ने उस सनलाइट को। तो हमने क्या करा, इस पे जो लाइट डाली है, ये सनलाइट, इसको इसने क्या करा, 7 कलर में कन्वर्ट कर दिया। अपने पास में तो गिने चुने कलर हैं तो वही ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 7 कलर हुए हमारे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो 7 कलर्स है, ये जो 7 कलर्स है हमारे, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या, प्रिज्म लिया, सनलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है, इसके बारे में अभी देखेंगे हम। ये कंपाउंड है, इसके ऊपर मैंने क्या डाली, रेडिएशन डाली, सनलाइट डाली, और प्रिज्म पे, और ये क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा 7 कलर के अंदर। 7 कलर हमें मिल जाते हैं, विबग्योर, सबको पता है। ये जो है, यही इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आया। अब एक बात है, वर्ड आता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम का प्लूरल जो होता है वो होता है स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रा। तो ये चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई है वो बहुत बारीक चीज़ें हैं जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, एक वर्ड आया हमारे सामने डेफिनेशन के अंदर, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। कैसे, इधर आइए। मान लीजिए कि ये वायर है, मान लेते हैं वायर है। कौन सा वायर है? जो हमारे घरों के अंदर लगाते हैं ना, स्विच वगैरह के लिए जो लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर जो वायर होता है, सिंपल वो वायर। इसमें मैंने कर दिया करंट फ्लो। क्या कर दिया? करंट फ्लो। यहाँ से इसमें करंट फ्लो रहा है, हम इसे पकड़ना नहीं है एंड से, करंट आ जाना है, मजे आ जाएंगे, नहीं वो नहीं करना। करंट फ्लो कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट तो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और मजेदार बात, इसके चारों तरफ ऐसे परपेंडिकुलर। देखिए, मान लीजिए कि ये वायर था, ये वायर है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ओके। इसके चारों तरफ अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, इस वायर के चारों तरफ ऐसे परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये हमें सबको पता है। समझ में आया क्या है? वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो वर्ड पहले आया है और फिर आया मैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तब जाके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके चारों तरफ। समझ में आया क्या है? तो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जब आपने कई बार इसका डायग्राम भी देखा होगा ऐसे, तो एक वेव अगर ऐसे होती है, मान लीजिए एक वेव ऐसे है हमारे ग्राफ के अंदर, तो जो दूसरी वेव होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये देखिए, ये 2D है, मैं भी आपको समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पे। ये वेव अगर एक वेव ऐसी है, समझिए इसको, ठीक है, ऐसे ऊँट का कुबड़ होता ना वैसे, और एक होगी ऐसे, आपकी तरफ मेरी तरफ, आपकी तरफ मेरी तरफ। समझ में आए? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। तो ये चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। चलो, ये बात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। अब बात करते हैं कि प्लांक ने बताया था कि जो आपका प्लांक ने क्या बताया, सॉरी, प्लांक साइंटिस्ट। अब देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं अभी, वो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या होती है। तो प्लांक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जो सनलाइट आती है, लाइट आती है, ये रेगुलर नहीं आती है। ऐसे नहीं कि मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर रखी है कि ऐसे कि इसी फॉर्म में आती है। लाइन दिख रही है आपको? तो लाइन तो क्या है? कॉन्टिन्यूसली है। लेकिन इन्होंने क्या बोला प्लांक ने कि जो लाइट है वो डिसकॉन्टिन्यूसली आती है, यानी ऐसे बीच बीच में, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। और इन्होंने क्या बोला कि ये एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आती है, ऐसे एनर्जी पैकेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा या फोटोन। तो क्या बोला प्लांक ने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, जिनका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर क्यों होता है? आपको सबको पता है, बताने के लिए। डुअल नेचर का मतलब ये होता है कि ये वेव फॉर्म में तो होती है, ये पार्टिकल फॉर्म में भी होती है, मैटर फॉर्म में भी होती है, ठीक है। इसे डुअल नेचर कहते हैं। डुअल नेचर होता है वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा इंसान भी डुअल नेचर का होता है। होता क्या है, शो क्या करता है, आजकल यही चल रहा है सब जगह, ठीक है। सब बताने की कोई नीड नहीं है। तो वेव भी दो तरह की होती है, यानी डुअल नेचर की होती है। वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर की भी होती है। चलिए इसके अंदर बात करते हैं। प्लांक ने क्या बोला कि जो आपकी लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूसली होती है, और ये पैकेट्स के फॉर्म में आती है, छोटे छोटे एनर्जी बंडल के फॉर्म में, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। चलें, इन्होंने फिर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक क्या था? रिलेशनशिप दिया इन्होंने, और ये रिलेशनशिप क्या है वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो किसके होती है? वेवलेंथ, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। E = न्यू। तो फिर इन्होंने बोला कि आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा h। तो फॉर्मूला क्या बना? E = h न्यू। क्या बोला इन्होंने कि E एनर्जी, h प्लांक कांस्टेंट। भाई जिस साइंटिस्ट ने दिया है वो अपने नाम से ही देगा कांस्टेंट, तो क्या हो गया? प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है इसकी? 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये लीजिए,
हो गया एच, ठीक है। न्यू, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे मेजर करते हैं? हर्ट्ज में, ठीक है। चलिए, और क्या रह गया हमारा? इस फॉर्मूले को हम आगे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा वो भी देखते हैं। ये प्लांक ने दिया था फॉर्मूला, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके इस चैप्टर में, ठीक है। क्या इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यानी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? सी अपॉन लैम्डा। सी, व्हाट इज सी? सी इज ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। क्या है ये? दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा, यहाँ लिख लेते हैं। लैम्डा इज ए वेवलेंथ, और ये सेंटीमीटर में हम इसे क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके। अब बात करते हैं, इस फॉर्मूले को और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, एच सी न्यू बार, ऐसे। एच सी ऐसा ही 1 अपॉन लैम्डा को मैंने क्या लिखा है? न्यू बार। इसे बोलते हैं न्यू बार, ओके। ऐसे चलें आगे, ओके। क्या हुआ? ऐसे। न्यू बार क्या है? वेव नंबर है, इट इज ए वेव नंबर, ठीक है। क्या है ये? वेव नंबर। लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, इट इज ए वेव नंबर, ओके। ये जो वेव नंबर है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों? लैम्डा को मैंने किस में करा है? सेंटीमीटर में। 1 अपॉन लैम्डा है न्यू बार, तो 1 अपॉन सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये लीजिए। तो मैंने इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, हमें पता है पहले से ही, और सारी चीज़ें मैंने यूनिट्स के साथ में यहाँ पे मेंशन की है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है? डेफिनेशन देखी, वो आपके सामने। फिर हमने देखा कि नीड क्यों है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्या ज़रूरत है हमें ये पढ़ने की, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सिलेबस में है। नहीं रे लाला, इसलिए क्योंकि बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। हाँ देखो, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डायपोल मोमेंट से हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर सकते हैं। पहले करते थे लेकिन इतनी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ी? स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज हुई। और स्पेक्ट्रोस्कोपी किस फंक्शन पे काम करती है? एब्जॉर्प्शन और इमिशन पे मैंने आपको बताया अच्छे से, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो प्लांक है हमारे, वो साइंटिस्ट थे और हमेशा रहेंगे। देखिए, अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा काम किया जो यादगार है, तो वो हमेशा नहीं रहते हुए भी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं बहुत अच्छा काम कीजिए जिससे आपको लोग हमेशा के लिए याद रखें, ठीक है। प्लांक ने क्या बोला कि जो लाइट होती है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूसली होती है, और ये एनर्जी पैकेट में आती है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटा या फोटोन बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कितने टाइप है, वेरिएशन क्या है और इसका यूज़ क्या है। एक बड़ी सी टेबल देखेंगे अपन, ठीक है। टेबल पे चलने से पहले हम थोड़ी सी एनर्जी की बात कर लेते हैं। अभी हमने E बोला था, E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या था? एनर्जी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एनर्जी जो है इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, उसको देख लो आप। कोई कई बार ये पूछ लेता है, ये कई एग्जाम्स में आया हुआ है। E की यूनिट्स कौन कौन सी होती है? कैलोरी, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 यूनिट्स आपको देगा। वो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, मान ली वो ऐसे देगा कि 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 अर्ग और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको दे रखी। तो बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू किसकी है? हम क्या बोलेंगे? आंसर करेंगे हम आंसर करेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू है कैलोरी की, फिर जूल की, फिर अर्ग की, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप्स और उसका एनर्जी ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए,
देखिए क्या है, रेडियो माइक्रो IR विजिबल UV एक्सरे गामा रे और कॉस्मिक। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मैंने आपके सामने लिख दिया। क्या है, दोबारा से देखिए, रेडियो माइक्रो IR विजिबल UV एक्सरे गामा और कॉस्मिक रेज। ये मैंने इनका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, या मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, या मैं बोल दूं न्यू बार। ठीक है, न्यू बार जो अपन ने लिखा है वेव नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल दूं। क्यों, सुनिए, मैंने ये तीनों चीजें क्यों बोली है। E इजिकल टू HC न्यू बार था एक फॉर्मूला, E इजिकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, ये तो था ही। तो E इंक्रीज होगा तो न्यू भी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। E इंक्रीज होगा तो न्यू बार भी इंक्रीज होगा। समझना है क्या है, इसीलिए मैंने बोला है कि इधर से इधर जा रहे हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, अब सुनिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले क्या आ रहा है, रेडियो। रेडियो जो वेव्स होती हैं, आपको पता है हम रेडियो सुनते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल है क्या? वो नहीं, आराम से सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो रेडियो वेव जो है वो क्या होती है, बहुत कम एनर्जी की होती है, हमें कोई हार्म नहीं करती है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। माइक्रो, इसको समझ, ये क्या है अभी पता नहीं है हमें, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। IR, अभी हमें ये भी नहीं पता, छोड़ दो। विजिबल, विजिबल का मतलब है कि हमें जो भी दिख रहा है विजिबल लाइट में तो दिख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप हैं सारे के सारे, तो विजिबल में देख पा रहे हैं। क्या हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है? नहीं है। अगर ये होगी नहीं तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे, हमारे लिए तो यूजफुल है। ओके, यानी यहाँ तक का मैटर हमारे लिए ठीक ठाक है, बढ़िया है, हमें चाहिए, इसकी ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट, UV। इट इज़ नॉट युवराज सिंह, ना ना ना, वो वाला नहीं, युवराज सिंह नहीं है, ये क्रिकेटर नहीं है। ये UV का फुल फॉर्म क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज। आपको पता है हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर। किसके लिए है? हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को आने से रोकने के लिए। समझ में आया क्या है? तो UV रेज हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, यानी ये हार्मफुल है, ऐसे बोल सकते हैं। इसके आगे देखिए, एक्सरे। आप कभी गए हो एक्सरे चैम्बर के अंदर गए हो, आपने किसी के साथ में गए हो सकता है खुद का कभी पास्ट में हुआ हो, तो आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो एक्सरे लेने वाला है वो एक बॉक्स के पीछे छुपा रहता है, वहाँ से एक्सरे करता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है, एक्सरे रेज खतरनाक होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, फिर इसके आगे और ख़तरनाक है। तो समझ में आ गया कि हम जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ये रेडिएशन हमारे लिए क्या है, हार्मफुल होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, दोबारा देखिए क्या है, रेडियो, माइक्रो, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा और कॉस्मिक रेज। ठीक है, ये मैंने इनका बताया एनर्जी ऑर्डर। अब हम हमारी टेबल की तरफ चलते हैं। चलो, अब आपके सामने एक बहुत बड़ी सी क्या है टेबल है, उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमने यहाँ पे ले रखी है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या जो रेंज है वो क्या होता है, लेस देन 3 × 10⁹ हर्ट्ज। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और इसके अंदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, NMR जो आप पढ़ते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो किस में पढ़ते हैं, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, ये इस टेबल से क्या सीखेंगे कि किस रेंज के अंदर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और एब्जॉर्प्शन फिनोमिना क्या है, न्यूक्लियर ज़ीमान ट्रांजिशन होते हैं। ज़ीमान ट्रांजिशन क्या होता है हम जब पढ़ेंगे डिटेल से तब देखेंगे। ठीक है, यूज़ क्या है, टीवी तो पता है आपको। ठीक है, और कम्युनिकेशन मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोवेव।
अब माइक्रोवेव के अंदर हम क्या देखेंगे, ESR देखेंगे, एक तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी किस में देखते हैं, माइक्रोवेव भी माइक्रोवेव के अंदर देखते हैं। रेंज क्या है 10 टू पावर 9 टू 4 इंटू 10 टू पावर 10 में ESR देखेंगे, 10 टू पावर 10 से 10 टू पावर 12 तक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, बिल्कुल एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन। क्या पूछेगा वो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या है, यह बोलेगा कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसका क्या है रिलेशन है, ठीक है। तो वो क्या पूछेगा, NMR का रेंज पूछेगा, किस से क्या है रिलेटेड है, ठीक है। और वो पूछ सकता है कि भैया रेडियो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसके अंदर क्या यूज़ है इसका, टीवी और लॉन्ग कम्युनिकेशन के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया है, कौन सा वाला, ये जो फर्स्ट वाला, ये अगर आपकी केमिस्ट्री है तब तो आएगा ही, ये जीके में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जीके का भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, तो इसको तो आप इंपॉर्टेंट मान के चलें, ठीक है। लेस देन 3 इंटू 10 टू पावर 9 हर्ट्ज है, NMR होता है इसके अंदर, और टीवी लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, कौन, रेडियो वेव या NMR के अंदर देखते हैं। चलिए सेकंड माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के अंदर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है हमारे, ESR, ठीक है। और इसमें क्या है, क्या यूज आता है, रडार, और शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ में आता है, हम यूज बोलेंगे माइक्रोवेव रेडिएशन यूज़ में आती है। रडार आपको अच्छे से पता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना भैया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जनरल साइंस में भी कूद जाते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं है अब जिसमें जनरल साइंस वगैरह नहीं आती हो, सब में आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं IR 3 पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे, फार, मिडल और नियर IR, ठीक है। इनकी रेंज आपके सामने, ये क्वेश्चन या ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये चीज़ तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार। क्वेश्चन क्या है कि IR के अंदर जो फार रीजन है वो किसके बीच में होता है, वो आपके सामने, और ये आपके सामने, और ये आपके सामने, ठीक है। तो ये आपके पास में रीजन है। फार का रेंज 200 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स, मिडिल का ये आपके सामने दे रखा है, और नियर का आपके सामने 667 टू 4000, ठीक है। और 4000 टू 12500 सेंटीमीटर इनवर्स रहता है नियर IR का, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम किस में स्टडी करते हैं, आपके IR के अंदर, ठीक है। वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं इसके अंदर, और फिजिकल ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। विजिबल का क्या रेंज है, विजिबल का है 380 टू 780, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेंज है विजिबल, जो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप इम्पोर्टेंट लगाइए। इम्पोर्टेंट क्यों लगाइए, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया जिसके अंदर जनरल साइंस आती है, उसमें आपसे पूछा कि हम जो देखते हैं, विजिबल करते हैं, उसका क्या फ्रीक्वेंसी जो क्या रहती है वो क्या है, तो आप क्या करेंगे 380 टू 780, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नैनोमीटर, ठीक है। कोलोमेट्री इसके अंदर क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट पढ़ते हैं हम इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखते हैं, और क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी किसके अंदर आती है, हमारे विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आती है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है आप अच्छे से पता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम 2 पार्ट में देखेंगे, नियर और वैक्यूम के अंदर। नियर यूवी का जो पोर्शन है वो होता है 200 से 380 नैनोमीटर का, और वैक्यूम का होता है 10 टू 200 नैनोमीटर। इसके अंदर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरे। एक्सरे का ये है रेंज 10 पिकोमीटर टू 10 नैनोमीटर, ध्यान रखना ये रेंज
पिकोमीटर से नैनोमीटर है 10, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिजिट तो याद ही नहीं करनी, डिजिट सेम है 10 to 10 क्या, लेकिन P से N, समझ में आया। ये PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ PM का मतलब है पिकोमीटर। ओके, यहाँ पे हम एक्सरे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें भी होगा, और स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, हम एक्सरे से क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल का स्टडी हम इसी से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक्स के बाद में गामा रेज, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। अगर मैं बोलूँ एनर्जी ऑर्डर ऊपर से नीचे जाऊँगा तो ऊपर से नीचे जाऊँगा तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। चलिए गामा रेज की जो रेंज है वो क्या रहेगी, 10⁻19 to 20 हर्ट्ज रहेगी। और मोस्ट बियर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप इसके अंदर स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर ट्रांजिशन होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशन, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप इसमें स्टडी करते हैं। आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लियर स्टडी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में देखते हैं, तो क्या बोलेंगे, गामा रेज के अंदर हम इसको देखेंगे। तो ये जो टेबल थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारी आपके सामने यहाँ पे मैंने उतार दी है, इसके यूज आ गए हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ये तो था पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम एक एक करके एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।